नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड मास्टर 360 में। मैं आलोक करंट अफेयर की क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। क्लासेस आप लोगों की चल रही हैं सारी, तो आप लोग जुड़े होंगे उन क्लासेस से। तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को। कल थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से क्लास जो है वो मैं नहीं ले पाया था। तो आज शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और देखेंगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं, और उसके बाद देश दुनिया की खबर लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो एक बार फिर से मैं आलोक आप सभी लोगों का ग्रैंड मास्टर 360 में स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट होती है हमेशा। और आप विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन आईडीज़ के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, हर जगह संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जो बातें हैं उनको साझा कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो कहते हैं कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो आपको एक ऐसा शीशा बनना है जिससे टकरा के एक पत्थर भी टूट जाए। मतलब क्या है? तो आपको सच में पत्थर नहीं तोड़ना है, ठीक है। आपको एग्जाम फोड़ना है जो आपके सामने आने वाला है। उसके बाद शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास। और पहला टॉपिक आप सभी लोग के लिए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है। एक तरह से आप लोगों को जानकर पढ़कर खुशी होगी कि देर से ही सही, लेकिन जो सरकार है हमारी, जो गवर्नमेंट है, उसने क्या किया है, एक स्टेप लिया है। जो पेपर लीक हो जाता है, पेपर में नकल होती है, जो नकल माफिया है, ये इन पे कोई नकेल नहीं कसी जाती है। इन सब चीज़ों को लेके क्या किया गया है, विधेयक जो है वो लोकसभा में पेश किया गया है, ठीक है। और लोकसभा से ये विधेयक क्या हुआ, पास भी हो गया है, ठीक। अब इस विधेयक का नाम क्या है? तो इस विधेयक का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024, ठीक। तो ये विधेयक जो है वो पेश किया गया लोकसभा में। क्लियर? तो अब इसके बाद क्या होगा, तो आप सभी को पता होगा कि कोई भी विधेयक अगर है, ठीक है, तो किसी भी विधेयक को 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है अगर वो धन विधेयक नहीं है तो, ठीक है। तो अगर साधारण विधेयक है, कोई धन विधेयक ना हो करके वो कोई भी विधेयक है, तो वो पहले किसी एक सदन में पेश होगा, ठीक है। मान लीजिए एक सदन में लोकसभा में पेश हुआ, फिर यहाँ से ये पास होगा तो कहाँ जाएगा, ये दूसरे सदन में जाएगा। तो दूसरे सदन में गया तो मान लीजिए राज्यसभा में गया, यहाँ पर भी पास हो गया। तो अब ये कहाँ जाएगा, अब ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। और जब प्रेसिडेंट इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं, इसको मंजूरी दे देते हैं, तो विधेयक क्या होता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। क्लियर? तो ये होता है एक विधेयक के बारे में, जो नॉर्मल सी चीजें होती हैं, आप लोगों को ये पता होगा, पॉलिटी में आप लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो विधेयक जो है ये पेश किया गया लोकसभा में। तो सरकारी जो परीक्षाएं होती हैं, मतलब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, जिसमें क्या बताया गया है, लोक नियोजन, ठीक है। लोक नियोजन मतलब जो सरकारी सेवाएं हैं, ठीक है, ऐसी वैकेंसीज जो गवर्नमेंट निकालती है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी, ठीक है। तो ये सारी परीक्षाएं क्या होती हैं, लोक परीक्षा होती है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग भुक्तभोगी हैं, आप लोगों से ज़्यादा किसी को नहीं पता होगा इस चीज़ के बारे में कि कोई भी पेपर हो, छोटा पेपर, बड़ा पेपर, 10 वैकेंसी है तब भी, 10,000 वैकेंसी है तब भी, ठीक है, कोई भी वैकेंसी है, कैसा भी एग्ज़ाम है, तो एक नियम सा बना हुआ है, एक प्रथा सी बनी हुई है कि पेपर जो है वो लीक होता है, ठीक है।
और जो धांधली करने वाले लोग हैं वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां उनको नहीं पहुंचना चाहिए, और जो योग्य बच्चा होगा, योग्य छात्र जो होता है, वो उस वजह से वहां पर नहीं पहुंच पाता है। ठीक, तो बहुत समय से इस पर जो है बहस चली आ रही थी। तो एट लास्ट जो किया, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सारी चीजें हो रही हैं, आप लोगों को भी पता है, लेकिन ठीक है, चुनाव को देखकर ही हुआ, लेकिन जो हुआ है वो अच्छा हुआ है। ठीक है, तो सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। कदम क्या है कि सरकार की ओर से आज मतलब कब 5 फरवरी को क्या किया गया, लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 का जो बिल है वो पेश किया गया, और जिसको साथ ही साथ क्या हुई, मंजूरी भी मिल गई है। कहां से? लोकसभा से मंजूरी मिल गई है। अब अगला स्टेप क्या होगा, इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। ठीक, क्लियर। विधेयक का जोर परीक्षा पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकल कसने के लिए होगा। ठीक है, तो जो भी नकल माफिया थे, पेपर होने के पहले पेपर ले लेते थे, या फिर पेपर में धांधली करवाते थे, सॉल्वर बिठाते हैं, या फिर जो ऑनलाइन पेपर होता है उसमें ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली कंपनी ही एक तरह से मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो बीच में दलाल टाइप के लोग हैं उनके द्वारा क्या होता है, गड़बड़ी की जाती है। ठीक है, तो इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो प्रस्तावित विधेयक में उन व्यक्तियों, समूहों और संस्थानों को प्रभावी और कानूनी रूप से रोका जाएगा जो पेपर में अनफेयर मीन्स का यूज करते हैं, अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या है इसमें, मौद्रिक या गलत लाभ के लिए, ठीक है, किसके लिए, मौद्रिक या गलत लाभ के लिए सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पर सख्त कार्रवाई किए जाने का फैसला लिया गया है। इसमें यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जेई, सीयूईटी, ये सारे एग्जाम्स इसमें कवर होंगे, मतलब कोई भी एग्जाम हो वो इसमें आएगा। फिर रिपोर्ट के अनुसार अभ्यर्थी के स्थान पर किसी और को परीक्षा दिलाने जो सॉल्वर बिठाए जाते हैं, ये उनके बारे में यहाँ पर इस पॉइंट में बात की गई कि कोई और व्यक्ति पेपर दे रहा है, या फिर पेपर जो है वो सॉल्व कराया जा रहा है, हल कराया जा रहा है, केंद्र के अलावा कहीं और पर परीक्षा आयोजित की जा रही है। जैसे अभी देखेंगे कि यूपीएसआई का पेपर हुआ था 2 साल पहले। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत बहुत धांधली हुई थी, लेकिन अब जो सरकार थी उसने नहीं माना इन सब चीज़ों को, और एक रिवाज सा है कि कोई भी वैकेंसी आएगी तो पहले वेब पेपर होगा, फिर कोर्ट जाएगी, तब उसकी नियुक्ति होती है। ठीक है, तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी आई थी, इसमें लोगों ने क्या किया था, जो ऑनलाइन सेंटर्स थे वहां से लैन कनेक्ट करके कहीं और पेपर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहां पर की गई थी। तो कहीं और पर परीक्षा आयोजित की गई, धोखाधड़ी हुई, इन सब चीजों पर क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, वर्तमान में क्या है, पेपर लीक रोकने के लिए अपराधी को 3 लाख से 5 लाख का जुर्माना और 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान है। ठीक है, लेकिन जो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2024 आया है, या फिर 2023, ठीक है, बीएनएस 2023 जो आया है, भारतीय न्याय संहिता, इसमें क्या किया गया, इसमें 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया और 10 साल तक की सजा का प्रावधान यहां पर किया गया है। ठीक, अगर सीबीटी है, या मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब ऑनलाइन जो एग्जाम होते हैं, तो उसमें सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो कंपनी पेपर करा रही है, ठीक है, अगर ये इन सब में पकड़ी जाती है तो 1 करोड़ जुर्माना और 4 सालों के लिए परीक्षा आयोजित कराने पर रोक जो है वो लगाया जा सकता है। ठीक, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहां पर है कि यदि धांधली के कारण परीक्षा रद्द हुई तो पूरी परीक्षा का खर्च दोषी पाए गए सेवा प्रदाता व संस्था को देना होगा। क्लियर। उसके बाद प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया
और साठगांठ में शामिल पाए जाने वाले लोगों के विरुद्ध क्या है, कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। ठीक, फिर विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का प्रस्ताव है जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिश करेगी। तो एक समिति का गठन किया जाएगा जो एग्जाम्स को अच्छे तरीके से, पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से कैसे कराया जा सके उस पर ये क्या करेगी, पहले अपनी जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और अपनी सिफारिशें देगी। ठीक है, शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक जो है वो तैयार किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो पहली न्यूज मैंने इसीलिए इसको रखी कि आप लोगों को थोड़ा खुशी हो जाए, थोड़ा अंदर से एक तरह से तसल्ली मिल जाए। लेकिन अब ये क्या है, ग्राउंड लेवल पर चीजों को आने में टाइम लगेगा, तो वेट एंड वॉच क्या होता है देखते हैं। लेकिन एक क्या है, एक अच्छी पहल है, एक अच्छा कानून लाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और दूसरा क्या है कि लोकसभा का इलेक्शन भी है, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर देखी जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक है राधा रतूड़ी। तो ये क्या है, एक चर्चित व्यक्तित्व है। चर्चित व्यक्तित्व में क्यों है, तो इनको उत्तराखंड का मुख्य सचिव जो है वो नियुक्त किया गया है। क्या नियुक्त किया गया है इनको, उत्तराखंड का मुख्य सचिव। ठीक है, और ये एक तरह से उत्तराखंड का मुख्य सचिव नियुक्त होने वाली प्रथम महिला हैं। ठीक है, क्या है ये, प्रथम महिला हैं। ठीक है, ये 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, जिनको उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक, ये किसकी जगह लेंगी, तो ये लिख भी लेंगी सुखबीर सिंह संधू की। इनको 31 जनवरी तक का कार्यकाल विस्तार जो है वो प्रदान किया गया था। अब इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो इनकी जगह पर राधा रतूड़ी जी को नियुक्त किया गया है। क्लियर। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023। ठीक है, तो इसका पुरस्कार जो है वो दिया गया बीना मोदी को। तो ये जो पर्सनालिटी आपको यहाँ पर दिख रही हैं, ये क्या है, इनका नाम है बीना मोदी। ठीक है, ये मोदी इंटरप्राइजेस की क्या है, कार्यवाहक हैं। इसका मतलब ये कार्यभार संभाल रही हैं। तो इसकी क्या है, ये चेयरपर्सन। ठीक है, तो मोदी इंटरप्राइजेस की चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, ये नाम आपको याद रखना है। क्लियर। यह पुरस्कार उन्हें 30 जनवरी 2024 को होटल द लीला पैलेस में अमृतकाल आत्मनिर्भर भारत में भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना विषय पर इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक सम्मेलन में दिया गया। क्लियर। इनको 2 डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में द एशियावन वुमेन एम्पावरमेंट लीडरशिप प्रिंसिपल अवार्ड और आउटलुक बिजनेस स्पॉटलाइट विजनरी लीडर अवार्ड और मोस्ट एस्पायरिंग वुमेन इन बिजनेस से सम्मानित किया गया। तो ये 3 अवार्ड और हैं जिनसे इनको नवाजा गया है, इनको पुरस्कृत किया गया है। तो ये न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि इनको हाल ही में क्या प्रदान किया गया, आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 के सम्मान से। क्लियर। चलिए उसके बाद डिजिटल शेंगेन वीज़ा। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जो है वो किसके लिए जारी किया गया है, तो जो अब पेरिस ओलंपिक होने वाला है। ठीक है, क्या है, पेरिस ओलंपिक जो होने वाला है उसके लिए कौन दे रहा है, ये फ्रांस जो है वो डिजिटल शेंगेन वीज़ा दे रहा है। तो पहले आपको मैं बता दूं कि शेंगेन वीज़ा वो होता है जहां आप 90 दिन तक आराम से रह सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं न्यूज़ क्या है। तो न्यूज़ ये है कि फ्रांस आगामी पेरिस ओलंपिक, ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया कि फ्रांस में 2024 का पेरिस ओलंपिक होने वाला है। तो आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए आगंतुकों को डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है,
तो फ्रांस है। ठीक है, तो फ्रांस ने यूरोपीय संघ की डिजिटलीकरण योजनाओं के अनुरूप कदम उठाते हुए 70,000 फ्रेंच शेंगन वीजा के लिए पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रियाओं को क्या है प्रारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य वीजा आवेदन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना है, जिससे वर्तमान में विश्व भर में फ्रांसीसी वीजा केंद्रों पर प्रसंस्करण के दौर से गुजर रही फाइलों की वृद्धि के साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचा जा सके। क्लियर। पिछले साल यूरोपीय संघ ने शेंगेन वीजा को डिजिटल बनाने की योजना की घोषणा की थी। नवंबर में यूरोपीय संघ के विदेश मंत्रियों ने शेंगेन क्षेत्र की यात्रा के लिए वीजा के आवेदन की प्रक्रिया को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित किया था। क्लियर। तो यहां पर क्या है, जो शेंगेन क्षेत्र है ये यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों में से 23 के साथ साथ संबंध पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein जो है इसमें शामिल है। तो शेंगेन क्षेत्र में ये जो पूरा यूरोपीय संघ और ये 4 देश जो है वो आते हैं। शेंगेन वीजा एक ऐसा वीजा है जो किसी व्यक्ति को कानूनी तौर पर देश में उसके भीतर यात्रा करने की अनुमति देता है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या है वो क्या है, किसी भी देश में जो शेंगेन क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो शेंगेन क्षेत्र में आने वाले जो व्यक्ति हैं उनको क्या करता है, यात्रा की अनुमति देता है। ठीक है, मतलब आप एक देश का वीजा अगर लिए हैं तो आप पूरे शेंगेन क्षेत्र में आराम से घूम सकते हैं 90 दिनों के लिए। ठीक है, तो ये 90 दिनों के लिए होता है। शेंगेन क्षेत्र यूरोप का एक क्षेत्र जहां लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति है। ठीक है, यहां पर आप 90 दिनों तक रहने के लिए शेंगेन जोन की यात्रा कर सकते हैं। शेंगेन वीजा शेंगेन जोन में किसी एक देश के दूतावास या वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी किया जाता है। मतलब ये जो 27 देश हैं यूरोपीय संघ में, यूरोपीय यूनियन में, ये किसी के भी द्वारा जारी किया जा सकता है और ये बाकी यूरोपीय संघ के देशों के जो शेंगेन क्षेत्र हैं वहां पर ये समान रूप से लागू होगा। क्लियर। शेंगेन वीजा के लिए पात्र कौन होंगे, तो एक व्यक्ति को यह प्रदर्शित करना होगा कि वह पर्याप्त वित्तीय संसाधन शेंगेन जोन में यात्रा करने और रहने के लिए क्या है मतलब रहने के लिए उपयुक्त है और वो कोई भी एक जो डेंजर है, थ्रेट है, वो उत्पन्न नहीं करता है। तो अभी जो है ये शेंगेन वीजा ये किसको दिया जा रहा है, तो पेरिस ओलंपिक के जो प्लेयर्स होंगे, खिलाड़ी होंगे, उनको दिया जा रहा है, एथलीट्स को। और किसको दिया जा रहा है, तो जो न्यूज़ या फिर मीडिया पर्सन हैं इनको यहाँ पर शेंगेन वीजा प्रोवाइड किया जा रहा है। क्लियर सभी लोगों को। तो शेंगेन वीजा आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आएंगे ग्रैमी अवार्ड्स पे। ठीक है, तो भारतीयों के लिए क्या है, बहुत ही एक तरह से गर्व की बात है कि 5 भारतीय संगीतकारों को विश्व प्रसिद्ध ग्रैमी अवार्ड्स जो है वो प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ग्रैमी अवार्ड्स क्या होता है, तो म्यूजिक के फील्ड में जो ग्रैमी अवार्ड्स है वो एक तरह से सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। जैसे कि ऑस्कर अवार्ड्स होते हैं फिल्म के क्षेत्र में, मूवीज के लिए। ठीक है, वैसे ही म्यूजिक के लिए होता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये हर साल एक तरह से इसका आयोजन किया जाता है। तो यहाँ पर जो है इस बार 5 भारतीय संगीतकार को क्या मिला, ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, 5 भारतीय संगीतकारों को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया। कौन सा पुरस्कार, ग्रैमी अवार्ड्स। अब ग्रैमी अवार्ड का जो नाम है आप यहाँ फोटो में देखेंगे तो ये एक ग्रामोफोन है। ठीक है, अवार्ड का जो सिंबल है वो क्या है, ग्रामोफोन है। और इस ग्रैमी अवार्ड का जो नाम है ये भी ग्रामोफोन पे ही रखा गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें तो तबला वादक जाकिर हुसैन,
बांसुरी वादक राकेश चौरसिया सहित 5 भारतीय संगीतकारों को ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया। ग्रैमी अवार्ड संगीत की दुनिया का सर्वोच्च पुरस्कार है और जो इस साल का इवेंट था उसको लॉस एंजल्स के क्रिप्टोकॉम एरिना में आयोजित किया गया। ठीक है, भारतीय गायक शंकर महादेवन, तबला वादक जाकिर हुसैन को भी इससे जो है वो सम्मानित किया गया। भारत के फ्यूजन बैंड शक्ति ने इस साल ग्रैमी में दिस मोमेंट, ठीक है, इनका क्या था, दिस मोमेंट इनका एल्बम आया था, किसका, फ्यूजन बैंड का। ठीक है, और फ्यूजन बैंड के दिस मोमेंट को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जो है वो दिया गया। ठीक, इसमें कौन कौन थे, तो इसमें थे शंकर महादेवन, जॉन मैकलॉलिन, जाकिर हुसैन, वी सेल्वा गणेश और गणेश राज गोपालन। तो इन 5 लोगों को ये जो है वो प्रदान किया गया है, क्या, ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 4 लोग ये हैं, 5वें हैं राकेश चौरसिया जो बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो अभी ग्रैमी अवार्ड्स का एक बार फिर से डिटेल में चर्चा करेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर किसको किसको मिला है। ये भारतीय संदर्भ में है तो इसको अलग डिस्कस करते हैं और बाकी को अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अमेरिका में 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स के प्रीमियम समारोह के दौरान जाकिर हुसैन ने पास्तो में अपने योगदान के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस का ग्रैमी अवार्ड जीता। ठीक है, और इसके अलावा उन्हें बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम और बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक का अवार्ड भी दिया गया। ठीक है, क्लियर। और क्या है, तो जाकिर हुसैन के साथ भारतीय बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने 2 ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किए। अगर बात करें ग्रैमी अवार्ड्स की तो ये दुनिया में दिए जाने वाला म्यूजिक के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसका नाम जो है वो ग्रामोफोन के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अगर बात करें पहला ग्रैमी अवार्ड्स तो ये 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। ये 66वां संस्करण है इसका, जो इस बार 2024 में प्रदान किया गया। तो 2024 में कौन सा संस्करण है, 66, मतलब 66वां एडिशन, 66वां संस्करण है। ठीक है, बात करें पहले ग्रैमी अवार्ड की तो पहला ग्रैमी अवार्ड 1968 में किसको दिया गया था, पंडित रवि शंकर को दिया गया था। और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। और बात करें 2024 की तो इसमें 5 भारतीय लोगों को ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये क्या थे, देश के मशहूर सितार वादक एवं संगीतकार स्वर्गीय पंडित रविशंकर ने पहली बार 1968 में ग्रैमी अवार्ड्स अपने नाम किया था। क्लियर सभी लोगों को। उसके बाद फिर से चलेंगे, एक और अवार्ड क्या है, पीटी उषा को मिला क्या, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, तो ये आपको दिख रही होंगी, पीटी उषा हैं, इन्होंने भारत के लिए बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। ये एक क्या थी, स्प्रिंटर थी, धावक थी। ठीक है, तो रेस में इन्होंने बहुत सारे उसमें क्या किया, जो अवार्ड्स हैं वो जीते हैं, बहुत सारे पदक जीते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो महान धाविका पीटी उषा को संडे मतलब कि 4 फरवरी को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया SJFI स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया और दिल्ली स्पोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी विजय अमृतराज, पूर्व बैडमिंटन आइकॉन प्रकाश पादुकोण, तो ये जो बॉलीवुड की हीरोइन दीपिका पादुकोण है उनके पिताजी भी हैं। क्रिकेटर सुनील गावस्कर, पूर्व धावक मिल्खा सिंह और इसके बाद अब पीटी उषा को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है वो प्रदान किया गया। तो पीटी उषा 5th एथलीट हैं या फिर 5वीं ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है। ठीक है, यह कार्यक्रम नेशनल स्पोर्ट क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित किया गया था। और अब बात करें पीटी उषा के बारे में तो 1977 से वर्ष 2000 तक
इन्होंने भारत के लिए 103 अंतरराष्ट्रीय पदक जीते हैं। एशियाई खेलों में 4 स्वर्ण पदक और 7 रजत पदक जीते हैं। ओलंपिक के तीनों संस्करण में शामिल हुई। 1984 के ओलंपिक में कांस्य पदक से ये चूक गई थी। मतलब क्या है कि एक यही जो है वो इनको नहीं मिल पाया है कि ओलंपिक में ये पदक जो है वो नहीं जीत पाई हैं। ठीक है। केरल के कोझिकोड में जन्मी स्प्रिंटर का पूरा नाम पिलावुल्लाकंडी थेक्के परम्बिल ऊषा है। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, पीटी ऊषा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद भारतीय एथलेटिक्स की गोल्डन गर्ल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। क्लियर। तो ये सारी जानकारी थी पीटी ऊषा और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक। उसके बाद क्या है कि असम में मां कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, 4 फरवरी को गुवाहाटी के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में मां कामाख्या मंदिर कॉरिडोर समेत 11,000 करोड़ से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका क्या किया, शिलान्यास किया। तो आपको कॉरिडोर की ये जो फोटो है वो दिख रही होगी। ठीक है। मां कामाख्या प्रांगण ये है, मां चिन्नामास्ता प्रांगण ये है, प्रवेश प्रांगण ये है। तो ये एक पूरा कॉरिडोर है जिसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया या फिर शिलान्यास किया। तो आपको पता होगा भारत में बहुत सारे धार्मिक कॉरिडोर हैं, जिसमें अभी उज्जैन महाकाल कॉरिडोर जिसका अभी अभी क्या हुआ, उद्घाटन किया गया था। तो बात करें मां कामाख्या देवी का, तो नीलांचल पहाड़ी पर मां कामाख्या देवी के मंदिर के अलावा और भी मंदिर हैं। पहाड़ी के चारों ओर भगवान शिव के 5 मंदिर कामेश्वर, सिद्धेश्वर, केदारेश्वर, अमरोदकेश्वर, अघोरा और कैटिलिंग मंदिर हैं। इन सब मंदिरों को मिलाकर मां कामाख्या कॉरिडोर जो है वो निर्मित किया जाएगा। ठीक है। फिर बात करें तो नीलांचल 3 भागों यानी ब्रह्मा पहाड़ी, विष्णु पहाड़ी और शिव पहाड़ी से मिलकर बना हुआ है। इसके उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो प्रवाहित होती हैं। पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम ब्रह्मपुत्र और बराक घाटियों के साथ पूर्वी हिमालय के दक्षिण में स्थित है। क्षेत्रफल के हिसाब से यह पूर्वोत्तर भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्लियर। राजधानी असम की दिसपुर है और मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। क्लियर। चलिए उसके बाद बात करेंगे नियुक्तियों की। तो एक बार फिर से देखेंगे तो अपूर्व चंद्रा को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है। तो अपूर्व चंद्रा कौन है, अपूर्व चंद्रा ठीक है। तो अपूर्व चंद्रा जी क्या है, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। इनको स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। इसके पहले ये क्या थे, तो ये सूचना और प्रसारण सचिव थे। तो इनके स्थान पर संजय जाजू को नियुक्त किया गया है सूचना और प्रसारण सचिव, और इनको स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर सभी लोगों को। तो यहां पर देखें तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सचिव के रूप में चंद्रा जी की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। अपूर्व चंद्रा महाराष्ट्र कैडर के साल 1988 बैच के आईएएस हैं। क्लियर। और बात करें तो संजय जाजू की, तो ये 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिनको सूचना और प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है। क्लियर। तो मंत्रालय ने इसके अलावा 8 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल में नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय का पूरा नाम कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय है। और नॉर्मली देखा जाए तो ये मंत्रालय किसके पास होता है, ये मंत्रालय होता है सिर्फ प्रधानमंत्री के पास। तो ये मंत्रालय प्रधानमंत्री जी के पास होता है। क्लियर सभी लोगों को। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है आईआईएम संबलपुर का उद्घाटन। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ने क्या किया, आईआईएम संबलपुर का उद्घाटन किया। ठीक है। तो देखेंगे प्रधानमंत्री ने शनिवार 3 फरवरी को
उड़ीसा के संबलपुर में IIM के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया। ये 400 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा भी और सारी परियोजनाएं हैं। तो देखते हैं क्या है कि अन्य प्रोजेक्ट में लगभग 28,980 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें अगर देखें तो लगभग 2110 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित राष्ट्रीय राजमार्गों की 3 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। लगभग 2146 करोड़ रुपए की रेलवे परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। संबलपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई और पुरी सोनपुर पुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई गई। क्लियर। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी, हागे गेनगॉब का निधन। तो ये क्या थे? ये नामीबिया के राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये नामीबिया के राष्ट्रपति थे। इनका निधन हो गया कब? 4 फरवरी को। ये 2015 से नामीबिया के राष्ट्रपति थे और उनका दूसरा तथा अंतिम कार्यकाल इसी साल खत्म होने वाला था। लेकिन ये उसके पहले क्या है, भगवान जी को प्यारे हो गए, अल्लाह अकबर हो गए और RIP। ठीक है, तो 1990 से ये दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में सक्रिय थे। नामीबिया के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो बॉडी थी, निकाय था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। जैसे भारत की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने की थी और इनके साथ साथ इसमें 6 सदस्य और थे। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता भीमराव अंबेडकर ने की थी, उसी प्रकार नामीबिया के जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट तैयार करना था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो उसके बाद 1990 में 21 मार्च को स्वतंत्रता के बाद ये पहले प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे 2002 तक बने रहे। ठीक है, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है और इसकी राजधानी क्या है? विंडहॉक है। यह वन्य जीव संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के लिए प्रसिद्ध है। विशेष रूप से मुक्त घूमने वाली चीतों के लिए ये जाना जाता है। और आप सबको पता होगा कि जो भारत में चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक है, चीता प्रोजेक्ट के तहत नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से मिलाकर कुल कितने चीते लाए गए थे? 20 चीते लाए गए थे, जिनको मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। ठीक है, कब? तो प्रधानमंत्री जी ने अपने बर्थडे पर यह चीज की थी। तो उस दिन क्या था? नामीबिया से और मतलब एक तरह से साउथ अफ्रीका से 20 चीते लाए गए थे। क्यों? क्योंकि भारत में ये क्या थे? विलुप्त हो चुके थे। ठीक है, तो भारत में ये विलुप्त हो गए, इसीलिए इनको लाया गया। तो यहाँ पर तो ये नामीबिया से 12 चीते लाए गए थे और 8 चीते और लाए गए थे। तो टोटल 20 चीते जो है एक जत्था लाया गया था यहाँ पर। तो भारत में कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में इनको रिलीज किया गया था। तो इसमें से कुछ की डेथ भी हो गई, लगभग 10 चीते यहाँ पर समाप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन खुशी की बात या फिर गुड न्यूज़ ये है, अच्छी खबर ये है कि जो महिला चीता है, इसमें मादा चीता है, उन्होंने शावकों को जन्म भी दिया है। तो अब क्या है, धीरे धीरे जो पुनर्वास का कार्यक्रम था चीतों का, वो क्या है, सफल होने की कगार पर है। तो धीरे धीरे अब क्या होगा, जनसंख्या जब बढ़ेगी तो भारत के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, नेशनल पार्क हैं, ठीक है, तो उन सब की यहाँ पर वहाँ पर भी इनको भेजा जाएगा। धीरे धीरे क्या होगी, इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। ठीक है, क्लियर। चलिए, उसके बाद गृह मंत्री दक्षता पदक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, गृह मंत्री दक्षता पदक, इसके बारे में देखते हैं क्या है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या किया है कि विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने के लिए जो सम्मानित किया जाता था, उसके लिए जो सारे पदक थे सबको मिलाकर क्या बनाया, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक बनाया। ठीक है, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय काम करने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए नए पदक का ऐलान किया। इसको केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया कि क्या किया, जिसमें इन्होंने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन मेडल, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस,
इन इन्वेस्टिगेशन, असाधारण असूचना कुशलता पदक और यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस, इन जितने भी ये सारे पदक थे, ठीक है, तो इन पदकों को क्या किया गया, इन पदकों को एक साथ मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके क्या किया गया, एक अलग निर्माण किया गया पदक का, जिसका नाम क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ठीक है, क्या नाम है इसका, इसका नाम है केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ठीक है, तो इसका विलय करके एक ये नया पदक जो है वो बनाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या किया गया, स्पेशल ऑपरेशन मेडल की शुरुआत जो है वर्ष 2018 में की गई थी। ये कहाँ दिया जाता है, तो देश की सुरक्षा में उच्च स्तरीय योजना बनाने, उसकी अहमियत के आधार पर इसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए तो क्या है, यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस एंड इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत 2018 में ही की गई थी। यह जांच के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले लोगों को दिया जाता है और खुफिया सेवाओं में एक्सीलेंट काम करने वाले लोगों को 2018 से ही असाधारण आसूचना कुशलता पदक दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद यूनियन होम मिनिस्टर अवार्ड फॉर मेरिटोरियस सर्विस इन फॉरेन साइंस को साल 2010 में शुरू किया गया था। तो एक तरह से ये बहुत सारे अवार्ड्स थे अलग अलग प्रकार के, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता था। अब गृह मंत्रालय ने क्या निर्णय लिया है, तो गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि इन सभी पुरस्कारों को मर्ज करके क्या करेंगे, सबको मर्ज करके एक पुरस्कार बनाया जाएगा और उसका नाम क्या रखा जाएगा, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ठीक है, क्लियर है। तो इसके बारे में और चीजें जानेंगे। तो अब ये देखिए, ये क्या है, ये ऑब्जर्व रिजर्व। ठीक है, ये क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक है। ठीक है, तो ये इसका एक साइड है, दूसरा साइड ये है, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो लगी है। ठीक है, क्लियर सभी लोगों को। और ये क्या है, रिबन है, मतलब ये आप लोगों को पता होगा, तो ये जैसे जो पदक होते हैं उसके लिए एक रिबन होता है जो वर्दी पर लगाया जाता है। ठीक है, तो पदक जो है उसके साथ साथ ये चीजें यहाँ पर हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक ये है, तो यहाँ पर इसका एक क्या है, ये एक लोगो है, यही पदक जो है वो लोगों को प्रदान किया जाएगा। तो पुलिस सेवा, केंद्रीय बल, सुरक्षा संगठन और खुफिया विभाग जैसे रॉ हो गया, सीबीआई हो गया, एनआईए हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। स्पेशल ब्रांच और फॉरेंसिक साइंस और आतंकवाद रोधी, सीमा सुरक्षा, हथियार नियंत्रण, वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ या फिर नारकोटिक्स, तस्करी और बचाव, इन सभी क्षेत्रों में, ठीक है, ऑल ओवर जितने भी क्षेत्र हैं, ठीक है, इनके लिए क्या किया जाएगा, जिसमें जो उत्कृष्ट कार्य करेंगे, जो सराहनीय काम करेंगे देश के लिए, उनके लिए क्या किया जाएगा, ये पदक जो है प्रदान किया जाएगा, उनको इस पदक से सम्मानित किया जाएगा। क्लियर। चलिए, उसके बाद मैंने आपसे बोला था डिस्कस करेंगे, तो आ गया है टॉपिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कुछ चीजें होंगी जो इंपॉर्टेंट होंगी, तो आपको ये चीज यहाँ पर याद रखनी है। कब प्रदान किया गया, 4 फरवरी को। कहाँ पर प्रदान किया गया, लॉस एंजल्स में। कहाँ पर, क्रिप्टो एरिना, ठीक है, crypto.com एरिना में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, ये 66वां संस्करण इसका था, 66th एडिशन इसका था। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया है कि ग्रैमी अवार्ड जो होता है वो म्यूजिक के फील्ड में, संगीत के क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार होता है, उच्चतम पुरस्कार होता है। क्लियर। तो अब यहां पर देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पर किसको किसको ये चीजें दी गई। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, टेलर स्विफ्ट, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिंगर हैं। तो टेलर स्विफ्ट के फियरलेस 2010, 1989, 2014, फिर फोकलोर 2020 और मिडनाइट्स 2024 को एल्बम ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये पहले से भी सम्मान प्राप्त करती आ रही हैं,
तो ये इनके लिए एल्बम ऑफ द ईयर 5वां था। कौन सा? मिडनाइट्स। ठीक है, तो एल्बम ऑफ द ईयर के लिए इनको यहाँ पर सम्मानित किया गया। अब एक एक अवार्ड जो है वो देखते हैं कौन सा है। तो सबसे पहले है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम। तो ये शक्ति, जो भारत का शक्ति बैंड है, उसके दिस मोमेंट एल्बम के लिए है। तो लगभग 40 सालों के बाद इन्होंने एल्बम लॉन्च किया और ये एल्बम सीधे कहाँ पहुंच गया? ग्रैमी अवार्ड्स में पहुंच गया। ठीक है, क्लियर? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम, क्योंकि ये भारत को मिला है। ठीक है, इंडिया को, इंडिया के जो शक्ति बैंड हैं इनको ये प्रदान किया गया है। ठीक है, क्लियर? फिर उसके बाद बेस्ट पॉप वोकल एल्बम किसको दिया गया? मिडनाइट्स को। ये किसके लिए था? टेलर स्विफ्ट के लिए था। फिर उसके बाद बेस्ट कंट्री एल्बम ये दिया गया है लेनी विल्सन को, बेल बॉटम कंट्री। फिर उसके बाद बेस्ट फोक एल्बम जोनी मिशेल को, क्या है? न्यूपोर्ट में जोनी मिशेल, इनका लाइव कंसर्ट जो हुआ था उसके लिए। बेस्ट म्यूजिक अर्बाना एल्बम करोल जी को दिया गया, मनाना सेरा बोनिटो इसके क्या है? विजेता हैं। बेस्ट R&B सॉन्ग साजा स्नूज। बेस्ट पॉप सिंगल प्रदर्शन के लिए माइली साइरस को दिया गया फ्लावर्स के लिए। फिर बेस्ट प्रोग्रेसिव R&B एल्बम सजा SOS के लिए दिया गया। फिर बेस्ट R&B परफॉर्मेंस कोको जोन्स ICU के लिए दिया गया। क्लियर? तो ये सारे जो अवार्ड्स हैं उनकी ये सूची है। फिर उसके बाद बेस्ट ट्रेडिशनल R&B परफॉर्मेंस ये दिया गया PJ मार्टन को और सुसान कैरोल को गुड मॉर्निंग के लिए। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर ये इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर दिया गया नॉन क्लासिकल के कैटेगरी में जैक एंटोनॉफ को। ठीक है, फिर सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल थेरान थॉमस को। बेस्ट पॉप ड्यू ग्रुप परफॉर्मेंस किसको दिया गया? तो SZA फीचरिंग फोबे ब्रिजर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सारे हैं, आप यहाँ पर इसको पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। क्लियर सभी लोगों को? तो ये लिस्ट आप पढ़ सकते हैं। पहले पेज की लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ना है और शक्ति बैंड याद रखना है और शक्ति बैंड का जो एल्बम है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो दिस मोमेंट को हमेशा से याद रखना है। इसने क्या जीता है? ग्रैमी अवार्ड्स जीता है। क्लियर? फिर उसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक, आपको पता होगा तो RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बैन कर दिया है। ये 29 फरवरी तक जो है संचालित होगी और उसके बाद इसको बैन कर दिया जाएगा। तो RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को किसी भी ग्राहक खाते, प्रीपेड साधन, वॉलेट, फास्टैग, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जो है अब जो एक तरह से जमा या निकासी या कुछ भी चीज़ें हैं उसको स्वीकार करने के लिए मना कर दिया है। RBI ने 11 मार्च 2022 को क्या था? तत्काल प्रभाव से पेटीएम पेमेंट बैंक में किसी भी नए कस्टमर को जोड़ने के लिए बैन कर दिया था। ठीक है, तो पेटीएम वॉलेट का यूज़ आप लोग कर सकते हैं, UPI का यूज़ आप लोग कर सकते हैं, हर चीज़ का यूज़ आप कर सकते हैं। जो आप लोग यहाँ से बिल पेमेंट्स वगैरह करते थे ये भी कर सकते हैं, मूवी टिकट और बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर थी वो सारी सर्विसेज यहाँ पर चालू रहेंगी, उसके लिए कोई रोक नहीं है। सिर्फ पेटीएम पेमेंट बैंक पर जो है वो रोक है। क्यों? क्योंकि KYC के उसमें RBI की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया गया है और इसलिए इस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो 29 फरवरी के बाद इसमें राशि नहीं जोड़ सकता है। ठीक है, और इसमें कोई भी लेन देन नहीं किया जाएगा। बात करें पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड की तो ये 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड की सहयोगी इकाई है। ठीक है, और अगर बात करें तो इसका 51% शेयर विजय शेखर शर्मा का है जो पेटीएम के आधिकारिक मालिक हैं। क्लियर? उसके बाद आ जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड UCC। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी न्यूज़ में क्यों है? तो आप लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड में जो पुष्कर धामी की सरकार है, धामी सरकार ने क्या किया है, इसके मंत्रिमंडल ने UCC को मंजूरी दे दी है और अब ये क्या किया जाएगा?
विधानसभा में पेश किया जाएगा। और विधानसभा में पेश किए जाने के पश्चात क्या किया जाएगा, ये फिर एक तरह से अधिनियम बन जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट को उत्तराखंड कैबिनेट ने मंजूर कर दिया। इसके साथ ही इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी प्रदान करने के लिए 24 घंटे के भीतर दूसरी बार पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, सीएम आवास पर हुई। ठीक है, इसमें जो प्रमुख सिफारिशें की गई हैं वो क्या हैं देखेंगे, और एक बार जब ये पेश हो जाता है, आ जाएगा, तो इस पर हम एक विस्तृत चर्चा जो है वो आप लोगों के साथ करेंगे। तो इसमें क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, आप लोगों को पता होगा कि जो विवाह और तलाक संबंधी जो मैटर होते हैं वो हर धर्म में अलग अलग होते हैं। हिंदू में अलग होता है, मुस्लिम में अलग होता है, क्रिश्चियन में अलग होता है, बौद्ध में अलग होता है, जैन में अलग होता है, क्योंकि सबके अपने अपने क्या हैं, रिवाज हैं। क्लियर, तो सबकी अपनी अपनी धार्मिक मान्यता यहाँ पर होती है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर कॉमन सिविल कोड जो होता है वो ये होता है कि सभी लोगों के लिए एक समान नागरिक संहिता को लाया जाएगा, एक समान सिविल कोड को जो है वो लागू किया जाएगा, जिसमें जैसे प्रॉपर्टी से संबंधित कोई मुद्दा हो गया, शादी विवाह से संबंधित कोई मुद्दा हो गया, तलाक या फिर विवाह विच्छेद से संबंधित कोई मुद्दा हो गया, तो ये जो सारे मुद्दे हैं, ठीक है, इन सारे मुद्दों से रिलेटेड जो चीजें हैं वो एक कॉमन होंगी हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, हर लोगों के लिए। ठीक है, तो ये ठीक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो यहाँ पर क्या क्या सिफारिशें हैं देखेंगे। तो शादी की उम्र क्या है, लड़कियों के लिए 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती है। पंजीकरण जो है वो सभी के लिए अनिवार्य होगा। ठीक है, जो मतलब शादी का रजिस्ट्रेशन होता है, मैरिज जो है वो सभी लोगों को अनिवार्य रूप से रजिस्टर करवानी पड़ेगी। फिर उसके बाद तलाक के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो पति पत्नी को एक समान अधिकार जो है वो प्राप्त होगा। बहुविवाह जो है या फिर जो एक तरह से एक से ज़्यादा पत्नी लोग रखते हैं या फिर एक से ज़्यादा जो शादी करते हैं, तो एक पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी नहीं हो पाएगी। फिर बात करें उत्तराधिकार की, तो उत्तराधिकार में जो किसी संतान होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मतलब लड़का हो या लड़की हो, सभी को एक समान अधिकार जो है वो प्रदान किया जाएगा। फिर उसके बाद लिव इन की बात करें तो यहाँ पर तो चीज़ें जो निकल कर सामने आती हैं, तो लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन आवश्यक होगा। ठीक है, और एक सेल्फ डिक्लेरेशन की तरह ही ये होगा। तो जो अभी तक सब लोग रह रहे थे, थोड़ा दिक्कत होने वाली है उनके लिए, बिना शादी के आप साथ रहेंगे तो आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब क्या होता है कि स्वयं प्रमाणित करना पड़ेगा। आप स्टाम्प्स का यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ ऐसे पेपर्स का यूज़ कर सकते हैं एग्रीमेंट टाइप में कि हाँ हम दोनों लोग साथ में बिना शादी के रहने के लिए राजी हैं, तो यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन होगा। ठीक है, उसके बाद जनजातियों के बारे में देखेंगे तो जो अनुसूचित जनजाति है उसको यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। ठीक है, तो अनुसूचित जनजाति को यहाँ पर बाहर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों की कुछ अलग ही संस्कृति होती है, इनका कुछ अलग ही रीति रिवाज होता है। ठीक है, ये वैसे भी एक जो वास्तविक दुनिया है उससे हट कर रहते हैं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो एक बार जब उत्तराखंड में ये पेश हो जाता है, अधिनियम बन जाता है, तो फिर से इसको एक बार ब्रॉडली डिस्कस करेंगे एक अलग एपिसोड में, एक अलग टॉपिक में। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं आपके पास इंदु मल्होत्रा, रितु बाहरी, रूमा पाल, हिमा कोहली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रितु बाहरी जो है वो यहाँ पर राइट आंसर है।
उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को नियुक्त किया गया है। इनको राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने क्या किया, शपथ दिलाया। ठीक, इन्होंने पूर्व मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी का स्थान जो है वो ग्रहण किया है। ठीक है, अगर बात करें न्यायमूर्ति रितु बाहरी की, तो इसके पहले ये पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त थी। उसके बाद चलेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 के लिए बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट का अवार्ड किसको दिया गया। ठीक है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन है हिंडाल्को, आरईसी लिमिटेड, आईओसीएल, टाटा पावर। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे तो आरईसी लिमिटेड ऑप्शन बी जो है, इनको क्या दिया गया, इनको दिया गया द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024। ठीक है, इसके लिए इनको बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, आरईसी को अप्रैल 2023 में $750 मिलियन ग्रीन बॉन्ड जारी करने के लिए पुरस्कार मिला है, जो भारत का पहला यूएसडी ग्रीन बॉन्ड भी था। क्लियर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना। जर्मनी, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस। तो आप सभी लोगों को पता है फ्रांस ने हाल ही में पेरिस में एफिल टावर पर यह घोषणा की कि वो क्या करेगा, यूपीआई से पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की कि यूपीआई जो है वो एफिल टावर के लिए टिकट आप खरीद सकते हैं। कहां पर, फ्रांस में। तो फ्रांस जो है वो यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला क्या है, पहला यूरोपीय देश बन गया है। ठीक है, तो समझौता किसके किसके मध्य हुआ था, तो एनपीसीआई और लायरा के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, अगर बात करें यूपीआई की, तो इसको एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा निर्मित किया गया था। क्या है इसका जो फुल फॉर्म है यूपीआई का, वो क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको प्रारंभ कब किया गया था, तो 2016 में। इसको बूस्ट कब मिला, तो जब नोटबंदी आई थी तब लोगों ने डिजिटल पेमेंट की तरफ बहुत ज़्यादा ही रुख किया था, और उसके बाद जब कोरोना आया था तो भी डिजिटल पेमेंट की तरफ लोगों ने मूव किया था। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिजिटल शेंगेन वीज़ा। तो ये अभी आप लोगों के साथ डिस्कस किया गया। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना है। ऑप्शन है आपके पास ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस, फिनलैंड। तो आप सभी लोगों को पता है फ्रांस ने जो ओलंपिक के एथलीट्स हैं और मीडिया पर्सन हैं, ठीक है, ओलंपिक के एथलीट और मीडिया पर्सन के लिए शेंगेन वीज़ा स्टार्ट करने की जो है वो बात की है। उन्होंने क्या किया, डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला देश बना कौन, फ्रांस। शेंगेन वीज़ा मैंने आप लोगों को बताया था, तो शेंगेन वीज़ा में पूरा यूरोपीय संघ जो है वो शामिल है। कोई भी देश इसको जारी कर सकता है, और आप शेंगेन क्षेत्र में आने वाले सभी देशों में आप 90 दिन तक जो है वो भ्रमण कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। शेंगेन समझौता 1995 में स्थापित किया गया था। उसके बाद ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसने जीता। दिस मोमेंट, मिडनाइट, द रिकॉर्ड, फ्लावर्स। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि शक्ति बैंड, भारत का जो शक्ति बैंड है उसका जो एल्बम था दिस मूवमेंट। ठीक है, तो दिस मूवमेंट ने बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम के लिए एमी अवार्ड्स जो है वो जीता। क्लियर। यहां पर तो दिस मूवमेंट जो है वो राइट आंसर होगा। इसमें कौन कौन थे, शंकर महादेवन, जाकिर हुसैन के एल्बम दिस मूवमेंट के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का फ्यूजन बैंड शक्ति का एल्बम है। दिस मूवमेंट 30 जून 2023 को रिलीज किया गया था। मिडनाइट्स की बात करें तो मिडनाइट्स टेलर स्विफ्ट का एल्बम है, जिसने बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। ये 66वां संस्करण था किसका, ग्रैमी अवार्ड्स का, जिसको लॉस एंजल्स में इसको आयोजित किया गया। क्लियर। चलिए
अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में स्पेस में मतलब अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो क्रिस्टीना कोच, एंड्रयू मॉर्गन, ओलेग कोनोनेनको और स्टॉक केली। तो ऑप्शन सी ओलेग कोनोनेनको जो रूसी अंतरिक्ष यात्री हैं, ये 878 दिन अंतरिक्ष में बिता के सबसे ज्यादा अंतरिक्ष में समय बिताने का जो रिकॉर्ड है वो बनाया है। ठीक है, तो ये क्या है, 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ओलेग कोनेनेनको ने हमवतन मतलब रूस के ही गेनेंडी पडल्का द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी के अनुसार ओलेग ने अपना अंतरिक्ष कैरियर एक इंजीनियर के रूप में शुरू किया था और 2008 में पहली बार इन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा जो है वो की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी रविशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है अशोक कुमार और ऑप्शन डी है इंदिरा कुमारी। तो आप सबको पता है कि राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया है, राजस्थान के एडवोकेट जनरल के रूप में या फिर महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप लोगों को पता होगा कि अनुच्छेद 76 जो है वो अनुच्छेद 76 नहीं है, तो भारत का एक महान्यायवादी होता है जो क्या करता है, जो भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। ये एक तरह से महान्यायवादी क्या होते हैं, महान्यायवादी सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, क्या है ये, सरकार के वकील होते हैं। तो ये केंद्र स्तर पर कौन होता है, महान्यायवादी होते हैं। राज्य स्तर पर कौन होता है, महाधिवक्ता होते हैं, जो क्या करते हैं, केंद्र स्तर पर महान्यायवादी की क्या है, सहायता करते हैं। ठीक है, तो महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, इनका निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, मतलब जब तक प्रधानमंत्री चाहेंगे तब तक ये काम करेंगे। और अनुच्छेद 76 जो मैंने आपको बताया था, ये सीएजी से संबंधित है। सीएजी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ये क्या करते हैं, ये भारत के जितने भी निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जो भी खर्चा है सरकार का, उसका लेखा जोखा यहाँ पर वो करते हैं। तो राजस्थान के एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी। जोधपुर हाई कोर्ट ने इस संबंध में जवाब मांगा था, तो भजन लाल शर्मा ने नए एडवोकेट जनरल की नियुक्ति की है। क्लियर सभी लोगों को? तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके लिए आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पर निःशुल्क जो है वो सहायता प्राप्त कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी हर संभव जो है वो मदद यहाँ पर की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। मैंने जो अपने एफर्ट जो है वो आप लोगों को पसंद आए होंगे। तो चलिए मिलते हैं इसी क्लास में फिर से, तब तक सभी लोगों को बहुत प्यार भरा नमस्कार। आप अपनी पढ़ाई करते रहें, पेपर आप लोगों के पास है, तो किसी भी प्रकार की कोताही यहाँ पर बरतने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में नहीं पढ़ना है। और तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह सेम क्लास। तब तक सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।